हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं या फिर क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, ये बुक हाल ही में चर्चा में थी। इसको लिखा किसने है? तो उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, ये बुक लिखी गई है श्री जे.एस. इफ्तिकार के द्वारा। किसके द्वारा? श्री जे.एस. इफ्तिकार। ये देख लीजिए, पीआईबी में एक न्यूज़ प्रिंट हुई थी। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, जो ये बुक है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी को समर्पित की गई है या फिर गिफ्ट दी गई है, तो इसीलिए बुक चर्चा में थी। इसके अलावा दो और बुक चर्चा में थी। चलिए पढ़ते हैं क्या न्यूज़ थी। श्री एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिसीव की है, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। इस बुक को किसने लिखा है? सीनियर जर्नलिस्ट श्री जे.एस. इफ्तिकार ने। देखिए, ये जो जेम्स ऑफ डेक्कन बुक है, इसमें बताया गया है कि डेक्कन रीजन की प्रॉस्पेरिटी कैसी रही है जब से ये डेक्कन रीजन स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक ये डेक्कन रीजन कैसा रहा है, इसकी प्रॉस्पेरिटी कैसी रही है, वो सब कुछ बताया गया है इस जेम्स ऑफ डेक्कन बुक में। जेम्स ऑफ डेक्कन बुक में प्रोज एंड पोएट्रीज का संग्रह है जो कि 51 पोएट्स द्वारा लिखा गया है। तो जेम्स ऑफ डेक्कन उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स बुक, ये सीनियर जर्नलिस्ट जे.एस. इफ्तिकार ने लिखी है। हाल ही में गिफ्ट दिया गया है किसको? श्री एम वेंकैया नायडू जी को। तो जेम्स ऑफ डेक्कन एक बुक हो गई। उसके अलावा दो और बुक थी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी की लाइफ पर आधारित थी। पीवी नरसिम्हा राव जी की लाइफ पर जो आधारित थी, उनका नाम क्या है? मनावोत्तमा रामा, जिसको लिखा है श्री सत्यकाशी भार्गव ने। और दूसरी बुक थी नालागोंडा कथालू, इस बुक को लिखा है श्री मल्लिकार्जुन ने। तो मनोत्तमा रामा और नालागोंडा कथालू, ये दो बुक पीवी नरसिम्हा राव जी की लाइफ पे आधारित थी। उसके अलावा जेम्स ऑफ डेक्कन, ये तीनों बुक जो है वाइस प्रेसिडेंट जी को समर्पित की गई हैं। ये पीआईबी में आर्टिकल था। आजकल काफी ज्यादा बुक जो है वाइस प्रेसिडेंट जी को दी जा रही है। कल ही मैंने आपको बताया था टेरेस गार्डन, ये बुक भी वाइस प्रेसिडेंट जी को दी गई है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। एनटीपीसी द्वारा इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क किस स्टेट में स्थापित किया गया है? तो एनटीपीसी की एक सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किया है। कहां पे? गुजरात में। एक्चुअली गुजरात में स्थापित करेंगे, अभी किया नहीं है, तो अप्रूवल मिल गया है इनको इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क स्थापित करने का। कहां पर? कच्छ रीजन, गुजरात में। ये देख लीजिए, एनटीपीसी इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क रन ऑफ कच्छ में स्टैब्लिश करेगा। चलिए आर्टिकल देख लेते हैं, न्यूज देख लेते हैं। एनटीपीसी को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का अप्रूवल मिल गया है कि वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में 4.75 गीगावाट का सोलर पार्क लगा सकती है। ये जो 4.75 गीगावाट होगा, ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा। याद रखिएगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिंगल लार्जेस्ट मतलब एक ही जगह पे सारे यूनिट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे एमपी के रीवा में बनाया गया था तो 5 यूनिट थे डिफरेंट प्लेसेस पे। हालांकि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां होगा? रन ऑफ कच्छ में। कौन स्थापित करेगा? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी की एक सब्सिडरी है। ये जो सोलर पार्क होगा, इसकी कैपेसिटी याद रखिएगा 4750 मेगावाट या फिर 4.75 गीगावाट। देखिए, एनटीपीसी इंडिया के लार्जेस्ट एनर्जी जनरेशन वाली कंपनी है। इन्होंने टारगेट रखा है कि 2032 तक 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। हालांकि अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें इस समय एनटीपीसी की, तो 66 गीगावाट है इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो 66 गीगावाट है एनटीपीसी की कैपेसिटी, वो 70 पावर प्रोजेक्ट से आती है और अगले कुछ समय में 18 गीगावाट और ज्यादा ऐड हो जाएगी। तो एनटीपीसी इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां बनाएगा? रन ऑफ कच्छ में। कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट। उसके अलावा एनटीपीसी ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, ये देख लीजिए। एनटीपीसी द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया था? विशाखापट्टनम में। ये 10 मेगावाट का था। हालांकि इससे भी बड़ा एक सोलर पार्क स्थापित करने जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पार्क। कहां पर? रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट में, जो कि तेलंगाना में है। तो अभी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां है? विशाखापट्टनम में। फ्यूचर में कहीं होगा। तो ये एक न्यूज थी एनटीपीसी की। दूसरा एक और न्यूज थी एनटीपीसी की कि एनटीपीसी द्वारा इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह लद्दाख में लगाया जा रहा है। तो ये एक दूसरी न्यूज थी। तो दोनों आप यहीं पे कवर कर लीजिए।
श्री आर.के. सिंह जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने एनटीपीसी को बधाई दी है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एमओयू साइन किया है। क्या? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एमओयू साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी का पहला सोलर इंस्टॉलेशन लेह में जो है स्थापित किया जा चुका है, और इसके अलावा एक सोलर ट्री एंड सोलर कारपेट भी स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी एनटीपीसी द्वारा कहाँ स्थापित की जा रही है? लेह लद्दाख में। और वो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगल लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वो कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। और दोनों एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम, इसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा कितने वर्षों के दौरान? तो स्वामित्व स्कीम इसको अगले 4 वर्षों के दौरान, देखिए 2020 से लेकर 2024 तक 4 वर्षों के दौरान फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। कौन बन गए हैं? श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर बन गए हैं। अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। तो स्वामित्व स्कीम इसका रिव्यू किया गया है श्री गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, हाल ही में स्वामित्व स्कीम और ई पंचायत प्रोग्राम्स का रिव्यू किया गया है। स्वामित्व स्कीम आपको पता ही है, पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है और कई सारी बॉडीज के साथ मिलकर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्वामित्व स्कीम को कब लॉन्च किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लास्ट ईयर 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था, नेशनल पंचायती राज दिवस वाले दिन। स्वामित्व का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये जो स्वामित्व स्कीम है, 4 बॉडीज में कोलैबोरेशन कर रही, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया मैपिंग का काम करेगी, बाकी पंचायती राज मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी। स्वामित्व स्कीम का मेन टारगेट क्या है? रूरल इंडिया में जो प्रॉपर्टीज हैं उनका वैलिडेशन करना। तो अभी क्या होता है, गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे कब्जा करे रहते हैं लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि उनका वैलिडेशन नहीं हो पाया है और क्लियरली नहीं पता है कि आपकी लैंड यानी गवर्नमेंट की लैंड कहां से कहां तक है, तो लोग कब्जा कर लेते हैं। तो इसीलिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि जो ग्राम समाज की जमीन है या फिर गवर्नमेंट की जमीन है गाँवों में, उसका सही से वैलिडेशन किया जा सके। अभी जो स्वामित्व स्कीम है उसको फेज वाइज मैनर में अगले 4 वर्षों में इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जितनी भी मैपिंग करनी है लैंड की वो अगले 4 वर्षों में कर लेंगे। स्वामित्व स्कीम अभी 6 राज्यों द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, लेकिन जब मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ा चुका हूँ उससे पहले असम अनाउंस कर चुका है कि अब वो स्वामित्व स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। उसके अलावा एक और स्टेट अनाउंस कर चुका है कि इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो अभी 6 राज्यों में ही इंप्लीमेंट की जा रही है, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड। ये 6 राज्य हैं जहां पे स्वामित्व स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 3 के अंतर्गत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कितनी फूड ग्रेन की रैक्स लोड की जा चुकी हैं 1 अप्रैल 2021 से अब तक? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से अब तक 4005 फूड ग्रेन की रैक्स जो है लोड की हैं। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अगले 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि अगले 5 महीने तक लोगों को 5 किलो फूड ग्रेन प्रोवाइड किया सके। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2021 से अब तक 4005 फूड ग्रेन रैक्स लोड की हैं। ये देख लीजिए, न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जून में समाप्त हो रही थी, अब जुलाई से नवंबर 2021 तक रन की जाएगी और ये इसका चौथा चरण है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चौथे चरण में कितना जो है फूड ग्रेन खर्च होगा? 198.79 लाख मीट्रिक टन। कितना? 198.79 लाख मीट्रिक टन। तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 राज्यों में लागू की जाएगी अगले 5 महीने तक। अभी जो सेंट्रल का पूल है वो 881 लाख मीट्रिक टन है। कितना? 881 लाख मीट्रिक टन है। इसमें से 583 लाख मीट्रिक टन आपका क्या है? वीट है, और 298 लाख मीट्रिक टन क्या है? राइस है। तो सेंट्रल पूल में काफी धन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 3 में लगभग 78.26 लाख मीट्रिक टन जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और 1 अप्रैल 2021 से अब तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 4005 फूड ग्रेन रैक्स को जो है लोड किया गया है।
तो 4000 से भी ऊपर फूड ग्रेन यानी अनाजों की रैक, जो मालगाड़ियां होती हैं उनमें रैक होती ना, उसको लोड किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 3 के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पार्ट है। कोविड-19 से फाइट किया जा सके और गरीबों को दिक्कत ना हो इसलिए लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, आप ये जरूर याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप लगा दें। इनिशियल तौर पर 3 महीने के लिए लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अप्रैल मई जून, लेकिन लॉकडाउन की तरह ये भी बढ़ता गया और अभी तक चल रहा है। अब इसको 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, फेज 4। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 kg का ग्रेन दिया जाता है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 से अलग दिया जाता है। आपको बताइए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के द्वारा 5 kg फूड ग्रेन दिया जाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 kg एक्स्ट्रा दिया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो इंडिया की 66.66% पॉपुलेशन, इंडिया की 66.66% पॉपुलेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर होती है, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर होता है। सभी को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा अनाज मुहैया करवाया जाता है। ये देख लीजिए 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ जाता है, जिसमें से ₹321 के हिसाब से राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन दिया जाता है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना वाले जो हाउस होल्ड हैं उनको 35 kg फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड प्रोवाइड किया जाता है, यानी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपये भी अनाउंस किए गए हैं। पहली बात तो अगर वो गर्भ धारण किए हुए हैं तो, और मतलब कि बच्चे का जन्म होने के 6 महीने बाद तक आपका उनका 6,000 जो है आपको पे करना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अलग अलग हैं, ये आपको अलग अलग ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा कितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है? तो अब टोटल 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है एज पर एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम। ये देख लीजिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने जो वंधन विकास स्कीम है या फिर संकल्प से सिद्धि मिशन है ट्राइफेड का, उसको रिव्यू किया है। रिव्यू में बताया गया है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक मैकेनिज्म मार्केटिंग का डेवलप किया गया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। इस मैकेनिज्म में था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, साथ ही साथ वैल्यू चेन डेवलप की जा सके। तो ये मैकेनिज्म आपके ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम को अच्छा बना ही रहा है। 2013-14 में 10 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो है एमएसपी जारी की गई। ये 10 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 9 स्टेट्स थे ही। हालांकि अब वर्तमान में 22 राज्यों की 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो है एमएसपी जारी की जाती है। 2013-14 में एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें स्टार्टिंग में 10 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शामिल की गई थी। हालांकि अब 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शामिल की गई हैं। देखिए जहां 2014-15 में सिर्फ 30 करोड़ का टोटल प्रोक्योरमेंट होता था एमएफपी का, अब वो बढ़कर हो गया है 1870 करोड़ का। कितना? 1870 करोड़ का 2020-21 में। तो ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ वनधन विकास योजना जो कि आपके 2018 में लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ है, उसके तहत वनधन डेवलप किए जा रहे हैं। वनधन का काम क्या है? ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसकी इनकम के सोर्स जनरेट करना, साथ ही साथ जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लाना ताकि अच्छी कीमत मिल सके। वनधन विकास स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है, ट्राइफेड इंप्लीमेंट कर रही है, आपको रखना है। ट्राइफेड ने कहा था कि इस वनधन विकास स्कीम के तहत 50,000 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, लेकिन अभी तक 37,872 ही स्थापित किए जा चुके हैं। हालांकि ट्राइफेड का कहना है कि 30 जुलाई 2021 तक 50,000 वनधन विकास केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। खास करके वहां पर 10 लाख ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाएगा। तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए ये वनधन विकास केंद्र जो है स्थापित किया रहे हैं। और ये जो एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो एमएसपी है वो 16% से 66% तक बढ़ा दिया गया था लास्ट ईयर। ये जो एमएसपी फॉर एमएफपी है, यानी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी जारी की जाती है, वो 3 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। किसके द्वारा?
लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत एक प्राइसिंग सेल होता है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि CACP जारी कर देता है। 3 वर्ष पर रिवाइज किया जाता है, हालांकि 3 वर्ष से पहले भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक 73 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP जारी होता था, लेकिन लेटेस्ट 14 और इंक्लूड कर लिए गए हैं और अब 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP जारी होता है। MSP जो जारी किया जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उसमें सभी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शामिल होते हैं, जैसे बैम्बू हुआ, केन हुआ, फॉडर हुआ, लीव्स हुआ, इनको सबको। जो टिम्बर वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं यानी लकड़ियां, उनको शामिल नहीं किया जाता है MSP फॉर MFP स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार जो वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है वो रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 से कितने % अधिक हुआ है? तो रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 से इस बार जो वीट प्रोक्योरमेंट है वो 11.81%, कितना? 11.81% अधिक है। ये देख लीजिए, PIB की न्यूज थी। 11.81% अधिक वीट प्रोक्योर किया गया है कंपैरिजन अगर लास्ट ईयर से किया जाए तो। यहाँ पे 3 फिगर लगे हुए, आप देख लीजिए। रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान इतना वीट प्रोक्योर किया गया था 387.53 लाख मीट्रिक टन, लेकिन इस बार वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है 433.32 लाख मीट्रिक टन, जो कि पिछली बार से 11.81% अधिक है। साथ ही साथ जो फार्मर्स को MSP वैल्यू दी गई है उसमें भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है पिछली बार की अपेक्षा इस बार। वीट प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा किस राज्य ने किया है? तो मैंने आपको बताया था पंजाब ने सबसे ज्यादा किया है 132.1 लाख मीट्रिक टन। सेकंड नंबर पे आया है MP। वीट प्रोक्योरमेंट में पंजाब भी हाईएस्ट पे है और राइस प्रोक्योरमेंट में भी पंजाब ही हाईएस्ट पे है। तो कल एक यूपी की न्यूज छपी थी, वो यूपी के लिए ही थी, पंजाब के लिए नहीं थी। ओवरऑल वीट प्रोक्योरमेंट में पंजाब अधिक हाईएस्ट पे है, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा एक और न्यूज है, भीम UPI हाल ही में किस नेबरिंग कंट्री में लॉन्च कर दिया गया है? तो भीम UPI अब इसको भूटान में भी लॉन्च कर दिया गया है। किसने लॉन्च किया है? फिनांस अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। भूटान के जो फिनांस मिनिस्टर हैं मिस्टर ल्योनपो नामगे सेरिंग, उनके साथ मिलकर भूटान में भीम UPI को लॉन्च कर दिया है। तो इंडिया की पॉलिसी है नेबरिंग कंट्रीज में अपना सिस्टम प्रमोट करना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपको पता ही है। तो भीम UPI लॉन्च कर दिया गया है, कहाँ पे? भूटान में। कोविड क्राइसिस चल रहा था, फिर भी मैं बता दूं आपको 2020-21 के दौरान 22 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं भीम के द्वारा, यानी 41 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके अलावा इंडिया और भूटान में पहले ही रुपए कार्ड जो है इंडिया भूटान में लॉन्च कर चुका है, अब भीम UPI भी लॉन्च कर दिया है। ये है मैप में भूटान, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं मैं, भूटान पहली कंट्री है जिसने UPI स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है QR डिप्लॉयमेंट के लिए, यानी UPI बेस्ड QR पेमेंट किया जाएगा। आपको पता ही होगा, आप QR कोड इंडिया में एक्सेस करते हैं और बाद में नीचे UPI लिख के आ जाती है उस पर्सन की। तो भूटान पहली नेबरिंग कंट्री है जिसने UPI स्टैंडर्ड अपने QR डिप्लॉयमेंट के लिए अडॉप्ट कर लिया है। और भीम और आपके QR UPI किसने बनाया है इंडिया में? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिलीप आसबे इसके क्या है? MD एंड CEO। कुछ दिन पहले ही LIC में जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट समाप्त कर दी गई है, अब नॉन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, यही है ना भीम। बस इतनी थे PIB में इंपॉर्टेंट न्यूज, और जो बहुत छोटे बचते हैं उनको हम करंट अफेयर्स में ले ही लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय।